आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाने जा रही हूँ हिंदी लेसन नंबर 6 मेरा अहोभाग्य। तो बेटा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक आप निकाल लो, और नहीं है तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, मेरा अहोभाग्य, ठीक है, जिसके लेखक हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकर। ठीक है, मैंने हमेशा देखो यही आपको समझाया कि जब भी मैं आपको कोई लेसन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, चाहे लैंग्वेजेस वाला, लैंग्वेजेस यानी इंग्लिश, हिंदी और मराठी, जब भी उसके कोई भी अगर लेसन है तो उसके लेखक का नाम याद रखना है, राइटर का नाम याद रखना है। और अगर आप कविता या पोएम पढ़ रहे हैं तो उसका पोएट, पोएटेस, कवि, कवित्री का नाम याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप आगे जाओगे, है ना, तो आपको ये सब स्टार्टिंग में अभी तो नहीं आएगा लिखने के लिए इनके बारे में, ठीक है, लेकिन जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको पाठ परिचय लिखना आएगा। तो इसके लिए अभी से ना आप इन सब चीज़ों को ना याद करते रहो। तो ये जो इनके लेखक हैं, उनके लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकर। इन्होंने क्या है अपना अहोभाग्य बताया। अहोभाग्य मतलब कि वो बहुत खुशनसीब हैं। किस चीज़ के लिए उन्होंने बताया कि वो खुशनसीब हैं, वो उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं लेसन आपको रीड कर देती हूँ। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, चंद्रगुप्त जी के बारे में। उनका जन्म 1906 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन इतना आप याद रख सकते हो तो ज़रूर रखो कि उनका जन्म 1906 में हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया है रचनाएं? संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि। परिचय उनके बारे में अगर बताना चाहें शॉर्ट में तो आपने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। देखो पहले जैसे बुक्स वगैरह लिखते हैं और पत्रकारिता यानी न्यूज़ वगैरह के बारे में जो बताते हैं ना, उनका काम ये था चंद्रगुप्त जी का। तो अब मेन जो हमें इस लेसन में पढ़ना है, मेरा अहोभाग्य है, वो कौन बोल रहे हैं? अहो मेरा। अब मेरा वो किसका वर्ड यूज किया हुआ उसमें? मेरा मतलब मेरा नहीं, चंद्रगुप्त जी बोल रहे हैं मेरा अहोभाग्य। ठीक है, तो उनका अहोभाग्य क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर लेसन समझने के बाद आप कमेंट करके बताना कि आप अपना अहोभाग्य किसे मानते हैं। तो आप लिखना मेरा अहोभाग्य डैश मार के, आप कमेंट में जरूर लिखना बेटा। लेसन समझ में आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि वो किस चीज को अहोभाग्य मान रहे हैं और आप किस चीज को अहोभाग्य मानते हैं। लेसन समझ लो और कमेंट याद से करना बेटा। ठीक है, फरवरी 1936 में 1936, ठीक है, हम देखो गिनती लिखते हैं ना तो कंफ्यूज मत होना। 1936, अब कोई बच्चे जब ये पढ़ नहीं पाते ना 1936 तो कैसे लिखते याद करते हैं 1936। ठीक है, याद करते हो, लेकिन धीरे धीरे ना अभी आप ना नंबर्स को भी ना थोड़ा सा हिंदी में रीड करना सीखो, है ना। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन पुवन के बीचों बीच बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उन्हें डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना ना रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। ठीक है, तो पहले मैं आपको फर्स्ट पेज में बताती हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट पेज में देखा होगा ना आपने, तो इसमें कुछ हिंदी के वर्ड्स है ना हार्ड हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला लेसन देखा होगा
ये आप कविता देखी होगी नदी कंधे पर या जन्मदिन, तो उसमें देखो मैंने आपको बताया कि रीडिंग आप ये वाला जन्मदिन लेसन है या नदी कंधे पर बहुत इजी है, लेकिन मैंने आपको शुरू से ना ये आपको बताना शुरू किया कि आप ये वाली है ना भाषा जो है ना ये थोड़ी थोड़ी आपको हार्ड लगेगी, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देखे होंगे तब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको एकदम करेक्ट बताया था कि धीरे धीरे आपकी हिंदी की जो बोलते हैं ना राइटिंग वर्क आएगा वो आपको हार्ड आएगा। पहले कैसे आता था कि इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ते हैं ना तो हमें हिंदी इजी रहती है नॉर्मली, जिसको अच्छे से हिंदी आती है, लेकिन जिनको आती भी है ना उसमें कुछ कुछ वर्ड्स है ना इसमें अभी हार्ड है। तो आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे ना तो कुछ कुछ लेसन कैसे होंगे, बहुत हिंदी बोलते ना इजी रहेगी और कुछ कुछ की क्या रहेगी, हार्ड रहेगी। तो लेसन तो हमें सारे पढ़ने हैं क्योंकि हमें टॉपर बनना है, तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ जैसा जो लेसन आए ना, कोई लेसन क्या होता है टाइम लेता है, कोई लेसन कैसा होता है टाइम नहीं लेता है। तो अब ऐसा मत सोचना रही इसमें तो बहुत हार्ड वर्ड है कौन याद रखेगा, जो हार्ड लग रहे हैं अंडरलाइन करो, धीरे धीरे याद करो, लेकिन करो उसको लेट गो मत करो, क्योंकि सेम अगर वही वर्ड आपको नेक्स्ट लेसन में आ गया तो फिर वो क्या होगा, वो लेसन को भी वो हार्ड कर देगा। तो मैंने आपको बोला ना कि अगर आप मेरे पास से पढ़ रहे हो, मेरे इस चैनल पे हो, ट्यूशन टीचर पे, तो मैं आपको बारीकियां समझाऊंगी, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। तो उसका रीजन यही है, बोलते ना मैंने आपको, अगर आपने मेरे पहले वीडियोस भी देखे होंगे ना तो मैंने उसमें यही बोला है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दोनों बताऊंगी। हार्ड वर्ड को अगर आप लेट गो कर दोगे तो नेक्स्ट लेसन आप अपने आप ही अपना हार्ड कर रहे हो बेटा, इसीलिए इसको मैं थोड़ा आपको समझाती जाती हूँ। जो हार्ड लगता जाए, अगर आपके पास पेंसिल है और टेक्स्ट बुक खोली हुई है तो अंडरलाइन करो, नहीं तो वीडियो को आप रोक के जहां भी हार्ड लगता है उसका स्क्रीनशॉट खींच लो, तो आपको याद रहेगा कि मैंने स्क्रीनशॉट क्यों खींचा। फिर उसको जाके अपने ना टेक्स्ट बुक में जाके ना अंडरलाइन कर लो, और उस वर्ड को जब भी आप बुक खोलो ना, जब भी हिंदी की, तो उसमें याद रखो कि कौन सा लेसन मेरा हार्ड था, क्या वर्ड मुझे हार्ड गया। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि इन्हें कहाँ जाना था, चंद्रगुप्त जी को फरवरी के महीने में। अगर कोई आपसे पूछे कौन सा महीना बताया, फरवरी के महीने में। और आप देखो उनका जन्म कब हुआ है, 1906 में। ठीक है, और मिलने वो कभी उनको जाना था 1936 में, यानी उनकी उम्र कितनी होगी, 30 साल की। ठीक है, फरवरी 1936 में उन्हें शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन में क्यों जाना था, क्योंकि वहां पे कोई एक प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम को जो मेन बोलते ना हेड थे, उसके जो मेन करने वाले थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो उनको रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने की है ना बहुत खुशी थी। तो देखो उनको जो खुशी थी उसका एक रीजन आप खुद भी सोचो, क्योंकि ये भी क्या काम करते हैं, साहित्य यानी लिखने का काम इनका भी था, है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर जी तो हम सब जानते हैं कि एक अच्छे कवि हैं, बहुत सारे उनके अंदर गुण हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है ना, जब आदमी अपने लेवल के लोगों से जिस कैटेगरी बोलते हैं जिस फील्ड में वो है, और उसको उसी फील्ड का कोई सीनियर पोस्ट से मिलने जाना हो, तो उसको एक खुशी बहुत अच्छी होती है। जैसे अगर आपने देखा हो, अगर आपके लैंग्वेज में, बच्चों की लैंग्वेज में बताएं कि आपने स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने कोई पार्टिसिपेट किया और आप जीत गए, जब आपको प्रिंसिपल से, ठीक है ना, आपको एक अवार्ड दिलाया जाता है, या फिर कोई स्कूल में चेयरमैन आते हैं या एनुअल डे में बाहर से कोई गेस्ट आते हैं, जब आपको अवार्ड मिलता है तो आपको कितनी खुशी होती है ना। ठीक है, सेम इनका था, इनका वो भाग्य, इन्होंने क्या बताया कि इनको जाना था शांति निकेतन, है ना, कोलकाता में। ठीक है, तो वहां पे क्या था, उनको किससे मिलना था, रविंद्रनाथ टैगोर जी से। तो अभी आपको बस उसके बारे में बताया, जब वो वहां गए तो वहां पे किसके वृक्ष थे, अशोक के वृक्ष थे। ठीक है, और वहां पे बोलते ना इमारत कैसी थी, सुंदर थी। देखो जितना आदमी बड़ा है उतनी उसके पास फैसिलिटीज हैं, उसका बोलते ना हर चीज अच्छा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी तो कोई छोटे नहीं थे, बड़े ही थे। तो जब वो उनके यहाँ गए तो अच्छी सोचने की बात है कि वो इमारत कैसी होगी, सुंदर होगी, बड़ी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, जैसा सोचा था इन्होंने कि हाँ हम बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, वैसा होगा ऐसा होगा, कि इन्होंने सोचा था चंद्रगुप्त जी ने, इन्होंने वैसा ही पाया। ठीक है, जब इनको अगले, ये पहले दिन तो वहां पहुंच गए, कौन, चंद्रगुप्त जी, कहाँ पर, कोलकाता में, किससे मिलने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। तो जब अगले दिन वहां पर प्रोग्राम होने वाला था तब उनको पता चला कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की क्या है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो हम लोगों से बातचीत नहीं कर पाएंगे। हम मतलब चंद्रगुप्त जी जो अपने आदमियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो इनको क्या हो गया ना, मतलब होता ना, अरे हम तो जो सोच के आए थे यहाँ तक आए, लेकिन हम मिल नहीं पा रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि उनको डॉक्टर ने बोला है कि ये 15 मिनट के लिए आपसे बात कर सकते हैं। तो इन्हें यह था कि चलो कोई बात नहीं, हम जितना सोच के आए थे उतना नहीं, लेकिन कम से कम बोलते ना, हम किसी अपने पसंदीदा को बोलो या अपने से बड़े पोस्ट को बोलो, या बोलते ना नामचीन व्यक्ति, हम उनको कम से कम मिल तो आए। क्योंकि जब हम ऐसी जगहों पे कहीं जाते हैं ना तो हमारे अंदर एक बहुत खुशी होती है, हम बहुत लोगों को बोल के जाते हैं, अरे पता है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, अरे पता है मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। लेकिन वहां जाके अगर आदमी को पता चले कि वो उनसे नहीं मिल पा रहा है, तो आधा तो आदमी उस टाइम पे क्या सोचता है, अरे गया ही नहीं होगा, झूठ बोल रहा है,
ठीक है ना। तो उनके मन में हो सकता है ऐसा हो, ये मेरी सोच है, लेकिन वो आदमी को होता है यार हम मिलने गए और अभी वो बीमार है, और बीमार है तो उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। तो लेकिन जब उनको डॉक्टर ने बताया कि आप 15 मिनट मिल सकते हो, तो उनको क्या रहा, बेसब्री से उस क्षण का इंतजार था। ठीक है, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना ना रहा मतलब कि उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई। उनकी दोपहर में गुरुदेव जी से भेंट हुई मतलब वो उनसे मिले। करीबन कितने बजे होंगे, 4 बजे होंगे, करीबन बोला है, ठीक है, करीब 4 बजे होंगे, ठीक 4 नहीं बजे होंगे। उनके साथ कितने जन थे, 14 जन थे। ठीक है, अब इसका एक नेक्स्ट, ठीक है, उन्होंने जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने क्या सोचा कि 1-2 जन जैसे आते हैं ना कोई मिलने के लिए, तो वो आए होंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाप रे ये तो 14 जन है, तो 14 जन है तो 14 जनों से बोलते ना हाय हेलो तो करना है, कब किसको क्या बुरा लग जाए। ऐसा तो नहीं चंद्रगुप्त जी मिलने गए थे तो उसके बाद में अगर कोई दूसरा साथ में था हम उसको हाय हेलो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अगर हम भी किसी के यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, आप अगर अपने पापा के फ्रेंड के थ्रू गए हो किसी के घर पे, या मम्मी के कोई फ्रेंड है उनके साथ गए, तो ऐसा है कि वो मम्मी को वेलकम करते हैं, आओ आओ आओ, जो भी आपकी मम्मी का नाम है, और आपको बोलते हैं, ऐसा करता है नहीं करते ना, आपको भी तो हाय हेलो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। तो ऐसे ही उनको भी था ना कि जब 14 जन आए तो 14 जन को देख के तो उन्होंने क्या बोला, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही, इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया, बाद में वार्तालाप शुरू हुई। ठीक है, अब उनको लगा कि ऐसा भी होता है ना, 14 जन है, अगर कोई थोड़ा थोड़ा भी बोलेगा तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी, और मैं किसी को ऐसे ना भी नहीं बोल सकता कि नहीं मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमको हर तरफ बेटा देखना पड़ता है कि किसके मन में क्या बात चल रही है, किसको कोई बात बुरी ना लग जाए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वार्तालाप शुरू कर दी। अब मैं इसके आगे का रीड करती हूँ। ठीक है, चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आदि आदमी था। फिर प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। देखो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, जब उनसे वो बातचीत कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने देखो किस बारे में बात की कि वो जब लिखते थे, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो जब वो लिखते थे उनका कहना क्या था कि वो जो राइटिंग का काम करते थे ना, एक आदि आदमी होगा, एक आदि आदमी होगा मतलब बोलते ना उनके साथ में कंपटीशन लगाने वाला, कॉम्पिटिटर ज्यादा कोई नहीं थे, एक आदमी हो, यहाँ एक आध मतलब कोई आदमी आधा नहीं होता है, वो बोलने के लिए होता है, एक आध आदमी मतलब 1-2 आदमी थे जो इसी फील्ड में थे। लेकिन इनका कहना कैसा था कि इन्होंने जो चीजें लिखी ना बांग्ला भाषा में लिखी, यानी बंगाली लैंग्वेज में लिखी। इन्होंने ऐसा लिखा कि मनुष्य के बारे में लिखा। आप मनुष्य कौन से भी बोलते ना कास्ट का हो, दुनिया में कौन से भी एरिया में रहता हो, मनोवृत्ति मतलब उसकी सोच वैसी ही रहती है। देखो हर आदमी चाहता है कि वो सुखी रहे, खुश रहे, उसे कोई टेंशन ना हो। सेम चीज उनके मन में थी और उन्होंने उसी से रिलेटेड उसके ऊपर उन्होंने बंगाली में अपने जो राइटिंग वर्क था शुरू कर दिया। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? ये लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। तो जैसे वो अपने बारे में बता रहे थे कि देखो जब मैं लिखना शुरू किया था तो एक आध आदमी था, ठीक है, और मैंने बंगाली भाषा में लिखा। तो इसी बीच में जैसे वो बोलने जा रहे थे, आगे का कुछ और बताने जा रहे थे, इसी बीच में चंद्रगुप्त जी ने बोला, वो बता रहे हमें कि उनके मुंह से निकल पड़ा, यानी अचानक उन्होंने उनसे पूछा कि आपके मन में गुरुदेव वो किसको कह रहे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, कि आपके मन में काबुलीवाला जो आपने कहानी लिखी है ये आपके मन में विचार कैसे आया? विचार कैसे आया मतलब देखो एक कहानी है काबुलीवाला, ये बहुत लोकप्रिय कहानी है। आप जाके अगर आपको देखना हो तो गूगल पे जाके आप सर्च करना बेटा काबुलीवाला बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो उसमें वो बच्चों को बहुत प्यारी लगती है कहानी। तो उन्होंने बोला कि ये जब आपने कहानी लिखी तब आपके मन में क्या बात थी जो आपने ये कहानी लिखी? किसने किससे कहा? चंद्रगुप्त जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी से कहा। गुरुदेव बोले वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुलीवाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। चंद्रगुप्त जी ने उनसे पूछा था कि आपके मन में काबुलीवाला कहानी लिखने का विचार क्यों आया? तब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर एक काबुलीवाला आता था, तो उसको देखकर मेरे मन में ये कल्पना आई कि उसकी भी एक बेटी होगी, तो मैंने ये कहानी लिख दी। इस तरह वार्तालाप होता रहा। हम सब के लिए एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसी किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरे वह बात सचमुच ठीक ना मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है।
हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी, पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उस कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा। ओह, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भावविभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बताया कि जब वो वार्तालाप कर रहे थे, डॉक्टर ने उनको कितना मिनट दिया था बात करने के लिए? 15 मिनट। लेकिन जब वो 14 लोगों से बात कर रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे काबुलीवाला की कहानी लिखी है ना, और कैसे उन्होंने अपनी स्टार्टिंग में रचनाएं लिखी बंगाली लैंग्वेज में, तो उस सब बातों को कितने मिनट हो गए? 40 मिनट हो गए। तो वो उठे और वो चलने लगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो सबसे उन्होंने विदा ली, धन्यवाद दिया, और सब ये 14 जन अपने इधर आ गए और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विदा ली। ठीक है, अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रगुप्त जी? इनका कहना है कि इन्हें बहुत खुशी हुई जब ये जहाँ रह रहे थे पहले, है ना, अतिथि गृह में, जब ये वापस आए एक दिन पहले, जब ये शांति निकेतन गए थे, जिस कमरे में ठहरे थे उसी कमरे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने के बाद जब ये आए तो इन्हें बहुत, बोलते ना, बहुत खुशी हुई कि चलो, पहले तो हमें लगा था कि हमें मिलने को ही नहीं मिलेगा, लेकिन हमें मिलने का अवसर मिला। हमें 15 मिनट का टाइम दिया गया था, लेकिन हमने अच्छे से बातचीत की, उन्होंने हमें अच्छे से समझाया, तो हमें 40 मिनट का टाइम मिल गया, तो वो बहुत खुश थे। लेकिन जब उन्हें ये बात का पता चला कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है वो भी इस कमरे में ज़्यादा समय बिता चुके हैं मतलब ज़्यादा समय इस कमरे में रह चुके हैं, और जो गीतांजलि उनकी लिखी हुई किताब है, जिस गीतांजलि नोबेल पुरस्कार प्राप्त है उसको, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, और जब वो लिख रहे थे उसको उसी कमरे में लिख रहे थे जिस कमरे में चंद्रगुप्त जी ठहरे हुए थे, है ना। तो ये बात सुनकर उनको, बोलते हैं ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, तो वो इसको अपना अहोभाग्य मानते हैं। तो ये लेसन बस इतना सही है। इसमें कुछ कुछ बहुत हार्ड वर्ड्स हैं, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से बेटा पढ़े हैं, तो हमारे लिए, बोलते हैं ना, ये आप सबके लिए कुछ कुछ वर्ड्स हार्ड होंगे, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेना। अगर चाहिए तो मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स बोल देती हूँ, एक बार आप डिक्टेशन वर्ड नोट डाउन कर सकते हो ना, तो उसको नोट डाउन कर लो। एक तो ये साहित्यिक, उल्लसित, अध्यक्षता, वार्तालाप, मनोवृत्ति, अनुभूति, सृष्टि, कल्पना। जब कल्पना लिखे ना तो आधा ल लिखना है। क्षमता, गीतांजलि, देखो गीतांजलि लिखेंगे ना तो जली में बड़ी ही की मात्रा लिखना है, छोटी ही की मात्रा गीतांजलि में नहीं लिखना है। अधिकांश, पुरस्कार। ठीक है, एक बार आप इस लेसन को थोड़ा सा रीड कर लेना, लेकिन इसमें ना ज़्यादा आपको कुछ ऐसा हार्ड नहीं है कि आप क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते। कौन किसको मिलने गए? चंद्रगुप्त विद्यालंकर जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिलने गए। ठीक है, उनकी तबीयत सही नहीं थी, डॉक्टर ने उन्हें 15 मिनट दिए। 15 मिनट के बदले उनकी बातें कितनी हो गई? 40 मिनट की हो गई। जिस कमरे में चंद्रगुप्त जी ठहरे हुए थे उधर ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बैठकर कौन सी, बोलते ना, चीज़ लिखी थी? गीतांजलि, जो कि नोबेल पुरस्कार उसमें मिल चुका है उन्हें। ठीक है, अगर आपको इस लेसन में कुछ भी हार्ड लगे, है ना, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको उतने पोर्शन को फिर से आपको या तो कमेंट में बता दूंगी या फिर उसका वीडियो बना दूंगी। और देखो ये शब्द वाटिका है, ससमरण, उल्लसित, सृष्टि, मानसिक खाद्य, मध्याह्न। तो ये वर्डों को ऐसा नहीं सोचना है कि इसे हमें लेट गो कर देना है। स्टार्टिंग में हार्ड लगेंगे, लेकिन जब आप करते रहोगे, बोलते रहोगे, तब आपको ये हार्ड नहीं लगेंगे। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी आपको प्रॉपर लिखना आना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।